आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप सीआरपी को इम्प्रूव कर सकते हैं पार्ट 2। इससे पहले मैं बना चुका हूं कि सीआरपी होता क्या है और सीआरपी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स के साथ। आज की वीडियो में हम आगे के पॉइंट जानेंगे। अगर आपने सीआरपी की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले सीआरपी की वीडियो देखिए। अगर आपको पता है सीआरपी क्या होता है फिर जाके पहले पार्ट 1 देख के आइए कि सीआरपी को इम्प्रूव कैसे करते हैं। जब दोनों वीडियोज़ आप देख ले तो आप इस वीडियो पर आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही छुपे हुए टॉपिक से, रिसोर्स हिंट्स। आखिर ये होता क्या है? तो रिसोर्स हिंट्स को आप ऐसे समझिए कि जब भी आप इंपोर्ट लगाते हो, मतलब लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग, ये सब लगाते हो किसी भी रिसोर्स को अपने ब्राउज़र पे लाने के लिए, तो आप उसको एक कमांड दे सकते हो कि आपको उस रिसोर्स को कब चाहिए, मतलब वो रिसोर्स आपको कब चाहिए। अभी तक हम जब भी करते थे हम ऑर्डरिंग यूज़ करते थे, मतलब स्क्रिप्ट टैग अगर ऊपर डाल दिया तो सब कुछ रुक जाएगा, स्क्रिप्ट टैग इसलिए बॉडी के एंड में डाल देते। पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम सब कुछ हेड में रख सकते हैं और हम ब्राउज़र को कमांड दे देंगे कि ये आप पहले लोड करिए, ये बाद में लोड करिए। और मज़े की बात ये है कि आप नेक्स्ट पेज का भी पहले से ही लोड करके रख सकते हो। मान लेते हैं अगर कोई यूज़र होम पेज पे आता है और आपको पता है वो कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा ही, तो आप उसको पहले से ही लोड करवा के रख सकते हो। अब देखते हैं कैसे। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। कंप्यूटर पे मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। लास्ट टाइम मेरे पास कमेंट आया था कि वीडियोस में कोड दिखता नहीं है, इस बार मैंने ज़्यादा कर दिया है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिसोर्स हिंट आता है। हमारे पास टोटल 5 तरह के रिसोर्स हिंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है डीएनएस प्रीफेच। ये बेसिकली एक सिंपल बात बोलता है। ये बोलता है कि जब भी आप मेरे को यूज़ करोगे तो जो भी डीएनएस टाइम लेता है, डोमेन नेम सर्वर, मतलब जब भी आप कोई यूआरएल टाइप करते हो उसका डोमेन नेम ढूंढने में जितना टाइम लगता है वो मैं पहले ही कर लूँगा, उसके बाद रिसोर्स डाउनलोड कर लेंगे, जिससे जो आपका वक्त ख़राब हो रहा है, मतलब वक्त जा रहा है डीएनएस ढूंढने में, वो नहीं जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो हम जाते हैं index.html में। एक बार मैं सर्वर ऑन कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। index.html में जाने के बाद इसको बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो आपने ये देखा होगा, ये काफ़ी यूज़ होता है गूगल फ़ॉन्ट की एपीआई, तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं प्रीफेच वगैरह। हाँ, मान लेते हैं आपको गूगल फ़ॉन्ट की एपीआई यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे यूज़ कर रखी है। तो एक तो ये होता है कि मैं सीधा इसको यहाँ लगा दूँ, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और छुट्टी, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं करना है मेरे को। और सेकंड तरीका ये होता है कि इसके साथ साथ मैं एक और ऊपर लाइन लिख दूँ, ये वाली डीएनएस प्रीफेच। ये बेसिकली ये इंश्योर करेगा कि आपका थोड़ा सा जो भी डीएनएस में टाइम जा रहा है वो पहले ही ख़त्म हो जाए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? मान लेते हैं आपके पास index.css फाइल है। पहले देखो, फ़ॉन्ट फाइल हम हमेशा लास्ट में लोड करते हैं जनरली, जिससे आपके सामने जितना भी टेक्स्ट है, मतलब जितना भी टेक्स्ट वगैरह है वो सब ब्लॉक ना हो। तो आप जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे लिंक टैग लगा रखा है index1.css, index2.css, तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी index.css है, तो वो थोड़ा टाइम लेगी, है ना। तो उसी टाइम के बीच में अगर हम पहले डीएनएस पता कर ले हमारे इसका इस यूआरएल का, तो वो सही नहीं होगा, वो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करेगा। इसलिए ये रिसोर्स हिंट्स आए। अब क्या होगा, index1 और index2 के साथ एक डीएनएस रिजोल्यूशन हो जाएगा उनके पैरेलली, मतलब जो भी हमारी गूगल की एपीआई है उसका डीएनएस रिजोल्यूशन पहले ही हो जाएगा उसके लोड होने से पहले। ये होता है डीएनएस प्रीफेच। सिंपल फंडा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री कनेक्ट। प्री कनेक्ट बेसिकली ऐसे समझिए, ये डीएनएस को भी रिजोल्व करता है, ये टीएलएस को भी रिजोल्व करता है और ये टीसीपी को भी एस्टेब्लिश करता है। रिजोल्व नहीं, मतलब एस्टेब्लिश करता है तीनों चीज़ों को। मतलब गूगल की जो एपीआई है, जितना हमारे पास लेटेंसी लगेगी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, डीएनएस रिजोल्व करने के लिए और टीएलएस प्रोटोकॉल को आपस में एस्टेब्लिश करने के लिए, उतना टाइम हम पहले ही कर लेंगे जितने में दूसरी फाइल्स लोड हो रही है। तो प्री कनेक्ट बेसिकली डीएनएस का एक इवॉल्व वर्जन मानिए, जिसमें डीएनएस, टीएलएस और टीसीपी तीनों के तीनों हम पहले ही कर लेते हैं रिसोर्स के डाउनलोड होने से। थर्ड हमारे पास आता है प्रीलोड। अब ये प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड बेसिकली ऐसे कहता है कि जब भी आप मेरे को ये कमांड दोगे प्रीलोड वाली, मैं उस रिसोर्स को पहले से ही डाउनलोड करके रख लूँगा इसी पेज के लिए। तो मान लेते हैं अगर मैं आगे जाके यहाँ पे index.css लिखता हूँ और यहाँ पे रुकिए, हाँ, मान लेते हैं कि आगे जाके मैं index.css यूज़ कर रहा हूँ, तो index.css पहले से ही लोड हो चुकी होगी। प्रीलोड ये कहता है।
अब ये इसका मेनली यूज़ यहाँ पे नहीं आता, इसका मेनली यूज़ तब आता है जब मान लेते हैं कि हम अगर डायनेमिकली आगे जाके बॉडी में किसी को अपेंड कर देते हैं। सो लेट्स से कोई एक कंडीशन है जिसके बिहाफ पे हमें CSS चेंज करनी है, जैसे डार्क मोड और लाइट मोड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले से ही प्री लोड कर लेंगे यहाँ पे ऊपर प्री लोड, और फिर उसके बाद नीचे डायनेमिकली उसको चेंज कर देंगे कि हाँ इस CSS फाइल को चेंज कर दीजिए, और फिर उसमें जो हमारा डाउनलोड का टाइम होगा, रिसोर्स डाउनलोड होने का, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री फैच। प्री फैच बेसिकली ये कहता है, ये बिल्कुल प्री लोड जैसा ही होता है। प्री लोड में क्या कहता है कि मैं पहले से डाउनलोड कर लेता हूँ रिसोर्स को, जो भी मेरे को दिया गया है। प्री फैच ये कहता है मैं पहले से डाउनलोड करके रख लेता हूँ रिसोर्स को, पर इस पेज के लिए नहीं, अगले पेज के लिए। सो प्री लोड में क्या था, आपने इस पेज के लिए डाउनलोड किया था कि आपको लगता था कि वो शायद डार्क मोड यूज़ कर लेगा, तो आपने डार्क मोड की CSS पहले से लोड करके रखी। प्रीफेच क्या कहता है कि मान लेते हैं यूज़र अभी होम पेज पे है, वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा, तो मैं कॉन्टैक्ट अस पेज को पहले से ही लोड करके रख लेता हूँ, जिससे डाउनलोड टाइम बिल्कुल कम हो जाए। सो प्रीफेच का सिंपली ये फंडा है कि दूसरी पेज पे जाएगा यूज़र, तो उसको पहले से ही लोड करके रख लेते हैं, जिससे डाउनलोड टाइम बिल्कुल कम हो जाए। और लास्ट में हमारे पास आता है प्री रेंडर। प्री रेंडर बिल्कुल ही लेटेस्ट, मतलब सबसे बाद में रिसोर्स हिंट आया था, ये अभी काफ़ी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। सो आपको प्री रेंडर ऐसे समझिए, प्री फेच जैसा ही है, बस प्री रेंडर क्या कहता है कि जो भी पेज आप लोड कर रहे हो, जो भी रिसोर्स आप लोड कर रहे हो, उसके अंदर के रिसोर्सेज उनको भी मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, प्री फेच क्या कह रहा था कि मैं सिर्फ उसको डाउनलोड करूंगा, आगे एग्जीक्यूट वगैरह कुछ नहीं करूंगा। प्री रेंडर क्या कहता है, मैं उसको डाउनलोड भी करूंगा, मैं उसको एग्जीक्यूट भी करूंगा, मतलब उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो भी डाउनलोड कर लूंगा। तो एक तरीके से ऐसा समझिए कि अगर आप होम पेज पे है, आपने कॉन्टैक्ट अस पे कुछ और APIs यूज़ कर रखी है, तो प्री रेंडर की मदद से आप उन सारी APIs को भी डाउनलोड करोगे। पर अगर प्रीफेच होता तो वो सिर्फ कॉन्टैक्ट अस के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करता। थ्योरी बहुत हो चुकी है, अब देखते हैं ब्राउजर स्क्रीन पे कि यह आखिर होता क्या है। DNS प्रीफेच, प्री करेक्ट, प्री लोड, प्रीफेच, एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। हम जाते हैं गूगल क्रोम पे, मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, डिसेबल करता हूँ कैचे, ऑल पे जाता हूँ, रीलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक लिखा है क्लिक मी। ओके, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रीफेच कैशे। इसका मतलब क्या है कि हमने index2.html को यहाँ पे प्रीफेच कर रखा था। देखिए index2.html प्रीफेच हो रखा है। सो प्रीफेच की वजह से हमारा जो भी डेटा था वो कैशे से आ गया, मतलब रिसोर्स डाउनलोड ही नहीं हुआ, वो सीधा कैशे से आ गया। तो ये होता है प्रीफेच का फायदा। बाकी जितने भी रिसोर्स इनसे हम उनको ऐसे डेव टूल्स में नहीं देख सकते हैं। तो हालांकि मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कैसे होता है। सो मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, और अगर हम यहाँ पे CSS2 देखते हैं, CSS2 फाइल्स, इस पे मैं हावर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, हाँ। सो जो फ़ॉन्ट फैमिली थी गूगल की, हमने क्योंकि पहले से ही प्री क्या करके रखा था, एक तो ये तरह सारे रिसोर्स इनसे याद भी नहीं रहते हैं। सो हमने उसको DNS प्रीफेच किया था। DNS प्रीफेच में हमने DNS वगैरह सब कुछ पहले से रिजोल्व कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो टाइम आ रहा है DNS लुकअप का, क्योंकि DNS इसको पहले से ही मिला हुआ था। मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में भी आ सकता है ये सिर्फ हमेशा ज़ीरो आए ऐसा नहीं होता है। और बाकी यहाँ पे देखिए SSL को भी ज़ीरो लगा है, इनिशियल करेक्शन को भी ज़ीरो लगा है, बिल्कुल, क्योंकि हमने प्री करेक्ट यूज़ किया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब भी हम प्री करेक्ट यूज़ करते हैं तो DNS भी होता है, और जितने भी TCP और TLS कनेक्शन होते हैं सबको सब हम पहले से ही करके रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए टाइम बिल्कुल ही ज़ीरो आया है। रिसोर्स हिंट्स में इतना ही था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैं मानता हूँ। MDN का डॉग में उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा आपको, जब आप खुद से कोडिंग नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि डेव टूल्स में हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा। सो जब तक आप इसको खुद से हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली जो भी थ्योरी थी मैंने आपको समझा दी है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक आता है, आपको रीफ्लो को इम्प्रूव करना है। रीफ्लो क्या होता है? सो बेसिकली जब भी हम वेबसाइट पर जाते हैं, हम अगर विंडो साइज़ ऐसे कम करते हैं तो इसका साइज़ भी आगे पीछे कम होता है। तो जैसे मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ से सारी की सारी नोट्स चली गई, और ऐसे ज़्यादा करता हूँ तो नोट्स वापस आ जाती है, मतलब ज़्यादा दिखने लगता है। या फिर जब भी हम ब्राउज़र को रिलोड करते हैं तो एक रीफ्लो, जब भी ब्राउज़र कैलकुलेट करता है जियोमेट्रीज आपके एलिमेंट्स की, उस फ्लो को हम रीफ्लो कहते हैं। रीफ्लो के बाद पेंट होता है। अगर आपको रीफ्लो के बारे में ज़्यादा जानना है तो पिछली वीडियो में जाइएगा, CRP वाली। रीफ्लो को इम्प्रूव कैसे करते हैं आज वो जानते हैं। सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट। अगर आप रिएक्ट से हैं तो आपने एक वर्चुअल डोम के बारे में सुना होगा, पर आपको पता है ऐसा ही एक टॉपिक हमारे जावास्क्रिप्ट में भी एग्जिस्ट करता है। वो कैसे यूज़ करते हैं अब देखते हैं।
सो अभी मैं जाता हूँ कोड में, index.js में। सो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा कोड है जिसमें 100 एलिमेंट्स है। 100 एलिमेंट्स को मेरे को बेसिकली 100 नंबर्स को बॉडी के अंदर अपेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 99 यहाँ पे हमारे पास अपेंड हो रखे हैं, ठीक है। 0 to 99 अपेंड करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है, उसके अंदर एक नोड क्रिएट कर दिया है, फिर नोड को अपेंड कर दिया है बॉडी में। अब इससे क्या होगा, हमारा रीफ्लो 100 टाइम्स रन होगा, समझ रहे हो। और अगर हम पहले वाले को मिलाए तो वो 101 टाइम्स हो गया, ठीक है। हमारा रीफ्लो इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही रियल डोम में चेंजेस कर दिए हैं। इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। अगर हम इसको ना करके हम एक वर्चुअल डोम बनाएं ऐसे, सो इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट। सो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाता है। सो डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट को क्रिएट करके आप एक वर्चुअल डोम बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है वर्चुअल डोम। इससे क्या होगा, आप देखिए वर्चुअल डोम में मैं अपेंड कर रहा हूँ 100 एलिमेंट्स। सो 100 एलिमेंट्स जैसे ही वर्चुअल डोम में चले गए, सो वो यहाँ पे स्टोर हो गए 100 एलिमेंट्स। रियल डोम में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, एक भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। और अब मैं क्या कहता हूँ रियल डोम को कि जाओ आप एक चेंज करो कि ये 100 के 100 एलिमेंट्स उसके अंदर डाल दो। अब क्या होगा, सिर्फ एक रीफ्लो होगा, समझ रहे हो। कहाँ 100 रीफ्लो थे और यहाँ पे सिर्फ एक रीफ्लो हो गया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट आपकी मदद करता है चेंजेस को अपडेट करने में और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। इसके बाद हमारे पास आता है इमेज की लेजी लोडिंग। जब भी हम इमेज करते हैं तो आप उसको लेजी लोड कर सकते हैं। अब उसको हम देखते हैं कैसे। सो सिंपल सिंटेक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे img टैग लगाइए, उस पर लोडिंग एट्रीब्यूट लिखिए, उसके आगे लेजी लिख दीजिए, बस आपकी ये जो इमेज है ये लेजी लोड हो जाएगी। कैसे होती है अब देखते हैं अपनी स्क्रीन पे जाकर। सो यहाँ देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, ओहो अभी मैं नेटवर्क टैब खोलना भूल गया। अब रिलोड करते हैं। हाँ, सो अब मैं नीचे जाता हूँ, रुकिए एक बार रिलोड। हाँ, तो अब देखिएगा जैसे जैसे मैं उन इमेजेस के पास जाऊँगा वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगेगी। सो लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिकली आप जब भी इमेज रेंडर करोगे वो तभी लोड होगी जब यूज़र उसको देखना चाहता है। तो देखिए अब मैं नीचे जा रहा था तो ये अपलोड होनी शुरू हो गई, मतलब डाउनलोड होनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे नीचे गया हूँ सारी की सारी डाउनलोड हो चुकी है। तो लेजी लोडिंग का आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको चाहिए कि इमेज तभी आए जब यूज़र उसके पास आए। इसका फ़ायदा यही है कि रिसोर्सेज कम होंगे तो आपकी ऐप परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी और CRP इंप्रूव होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि कैसे आप CSS को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने CRP के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है CSS के लिए, सिर्फ छोटे मोटे से रूल्स है। तो ऐसे ही मैं 3 मेन रूल बता देता हूँ आपको। सबसे पहला रूल आता है जितना हो सके आप फ्लेक्स, ग्रिड ये सब यूज़ करिए। तो क्या होता है जब भी आप गूगल क्रोम कह रहा हूँ, जब भी आप ब्राउज़र को मतलब विंडो वगैरह सब चेंज करते हैं तो सब कुछ रीफ्लो होता है, रीफ्लो वापस से चलने लगता है, सब कुछ रिकैलकुलेट होता है जितना भी हमारा स्टाइल होता है। तो फ्लेक्स ग्रिड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चेंजेस करने हैं, मान लेते हैं आपको एक ऐसे डिव बनाना है, यहाँ पे इनको 4 डिव मान लेते हैं और आपको हर एक को विड्थ देनी है इक्वल। तो आप जनरली क्या करते हो, विड्थ 33, 33, 33 ऐसे दे सकते हो, ठीक है। पर उसकी जगह अगर आप फ्लेक्स के यूज़ करते हो तो फ्लेक्स में रीफ्लो कम होता है, इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि फ्लेक्स यूज़ करिए। वो ऑटोमेटिकली उनको इक्वल साइज़ दे देगा और उसके बाद अगर ब्राउज़र अंदर भी जाएगा तो उसके बाद उसको हर एक जो अंदर का डिव है उसके लिए रीफ्लो नहीं करना होगा, सिंपली एक रीफ्लो हो जाएगा जो फ्लेक्स वाला है। फ्लेक्स जैसा ही हमारा ग्रिड होता है। और ग्रिड के अलावा इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स को कम करिए। जब भी आप जितना कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर लिखोगे ब्राउज़र उतना ज़्यादा टाइम लेगा उस नोड को एक्सेस करने के लिए, बार बार उनको री एक्सेस करने के लिए, जिसकी वजह से ब्राउज़र को टाइम लगेगा आपकी CSS रेंडर करने में। तो हमेशा सिंपल रखिए, क्लास नेम लगाइए और मुश्किल से 1 या 2 फिर आप लिखिए, जैसे डॉट क्लास नेम एंड डॉट क्लास नेम, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है एनिमेशन। सो एनिमेशन जनरली हम जब भी करते हैं, आपको पता ही है एनिमेशन में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली। पर अगर हम कॉन्टीन्यूसली चेंजेस करेंगे तो हमारा जो पेरेंट है, जो हमारा पूरा का पूरा डोम है, वो भी तो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहेगा। ऐसे तो हमारा रीफ्लो चलता ही रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हो। पोजीशन एब्सोल्यूट सिर्फ खुद का रिफ्लो करता है, बाकी सबका रिफ्लो नहीं करता है। या फिर आप पोजीशन फिक्स्ड भी यूज़ कर सकते हो एनिमेशंस के लिए। इन दोनों को यूज़ करके आपका CRP इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि ये रिफ्लो को कम कर। फोर्थ पॉइंट आता है कोड स्प्लिटिंग।
कोड स्प्लिटिंग जनरली हम सिंगल पेज एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, बेसिकली जैसे कि रिएक्ट ऐप हो गए, व्यू ऐप हो गई। सो कोड स्प्लिटिंग सिंपल ये कहता है कि आप अपनी फाइल्स को तोड़ दीजिए पेजेस में। मतलब अभी क्या होता है, हम पूरी एक जीएस का बंडल बना लेते हैं और फिर उसको रेंडर कराते हैं डायरेक्ट, तो उससे क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है। सो मान लेते हैं आपका पूरा प्रोजेक्ट रिएक्ट में बना है, उसका जब भी आप रेंडर कराते हो सिर्फ एक जीएस फाइल आती है जिसमें सारा का सारा कोड होता है। उसके बजाय अगर हम ऐसा करें कि हर पेज की अलग से जीएस फाइल लोड हो, मतलब जैसे ही मैं कॉन्टेक्टस पेज पे जाऊँ तो वहाँ पे अलग हो, और होम पेज पे जाऊँ तो वहाँ की जीएस फाइल अलग हो, तो हमारा साइज़ डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं अगर fonepe.com ओपन करता हूँ, फ़ोनपे कोड स्प्लिटिंग का यूज़ करता है, तो यहाँ पे देखिएगा जीएस फाइल, कितनी सारी जीएस फाइल है हर पेज के लिए अलग। तो जैसे ही मैं अगर अभी करियर्स में जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कंपोनेंट, इसको आगे कैसे करते हैं, हाँ ये देखिए इसने कंपोनेंट पेजेस, जो भी करियर्स वाला पेज है उसके लिए अलग से एक जीएस फाइल बना रखी है। ऐसे ही जहाँ भी मैं हावर करता हूँ, देखना जितने भी पेजेस में मैंने हावर किया ये तुरंत उसको डाउनलोड कर देता है। जैसे बिजनेस को डाउनलोड किया, ट्रस्ट को डाउनलोड किया, तो ऐसे भी आप अपने सीआरपी को इम्प्रूव कर सकते हो बंडल साइज़ कम करके। बंडल साइज़ कम होगा तो कम फाइल्स लोड होगी, उतना ज़्यादा सीआरपी इम्प्रूव होगा। तो कोड स्प्लिटिंग एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था। छोटे से टॉपिक्स बचे थे वो मैंने आज कवर कर दिया। मेन टॉपिक रिसोर्स हिंसी था। आज की वीडियो में खत्म होता है सीआरपी टॉपिक। सीआरपी टॉपिक में हमने जाना कि सीआरपी क्या होता है और सीआरपी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो हमने इन वीडियोस में देखे हैं वो आगे जाके इंडिविजुअल एक वीडियो में कवर होने वाले हैं, जिससे आपको डिटेल में पता चले कि उन टॉपिक में आखिर होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया है Cast24 का। उसमें मैंने फ्रंट एंड के लिए अप्लाई किया था, तो आप इसको देख सकते हैं अगर आप फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए और अभी आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली बार, सेमीकोलन।